नमस्कार, जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब सबकी निगाहें दूसरे फेज यानी दूसरे चरण की पोलिंग पर है। अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल मिलाकर 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरा चरण जो है अपने आप में कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। और इस दूसरे चरण में जनता के मन में क्या सवाल हैं, नेता अपनी क्या स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, उन सब को जानने के लिए, समझने के लिए हम इस वक्त केरल में हैं। केरल में जो दक्षिण भारत का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा राज्य है, उस केरल में है हम। नमस्कारम, वड़क्कम। और केरल में जहां पर हम हैं वो एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसको बोलते हैं नेपियर संग्रहालय। मेरे आप दाईं तरफ देख रहे हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं नेपियर संग्रहालय, जो केरल की कह सकते हैं कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है वो नेपियर संग्रहालय है। और हम यहाँ पर, हमारे साथ यहाँ पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं वो उनके तमाम प्रतिनिधि हैं। एक एक करके उनका परिचय करवाऊंगा, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे तिरुवनंतपुरम की जनता भी है। उनके लिए पहले अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। तिरुवनंतपुरम के आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और आपके सवालों को, हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। और जो तमाम राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ है, हमारे साथ विनीता हरिहरन जी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। जरा तालियां बजाइए विनीता जी के लिए। विनीता जी का स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट सेनापति वेणु है, प्रवक्ता हैं केरल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं एडवोकेट जो है सेनापति जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। गायत्री बाबू हैं हमारे साथ, सीपीआईएम की प्रवक्ता, उनके लिए भी जोरदार तालियां गायत्री जी के लिए। और हमारे साथ प्रशांत आ रहे हैं, मेट्रो वार्ता के संपादक, प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां। तो ये तो हमारे सारे मेहमान हैं जो आज की डिबेट में शामिल होंगे, आज की चर्चा में शामिल होंगे। क्योंकि यहां पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम में, लेकिन ये चर्चा तिरुवनंतपुरम से यहां से करीब 450 किलोमीटर दूर वायनाड तक जाएगी। और जैसा मैंने कहा, केरल, अगर इन सीटों के लिहाज से बात करें तो केरल देश का एक छोटा सा खूबसूरत राज्य है। 20 लोकसभा सीटें हैं और आमतौर पर देखें तो इन 20 लोकसभा सीटों में चुनाव हो जाता है और चुनाव नतीजे आ जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। और इसका एक बड़ा कारण भी है कि आप देखिए 10 साल से, एक दशक से देश की राजधानी में, दिल्ली में जो है, देश में जो है बीजेपी की सरकार है, लेकिन केरल में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि केरल जो है वो थोड़ा अलग हटके चलता है और शायद इसीलिए जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं यहां पर उनकी गूंज सुनाई नहीं देती है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से केरल राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसकी चर्चा होने लगी और उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि यहां पर जो है राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े और भारी जो अंतर से चुनाव जीते। और एक बार फिर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ साथ बीजेपी यहां पर अपना जो है ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, यहां पर बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहां चुनाव में हो रही है वो ये है कि जिसको हम कह सकते हैं, अगर 2 लाइनों में समझाना हो तो जो इंडी गठबंधन, जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया, वो जो इंडी गठबंधन है उसका केरल में हाल यह है कि दिल्ली में संघ है पर केरल में जंग है। और वो जंग भी ऐसी है कि जोरदार जंग है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने चुनावी भाषण में कहा था कि ये लोग अभी से अपने एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दिल्ली की सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा। तो यहां पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों तरफ से लग रहे हैं, उसको देखकर जो है वो घमासान जो है वो चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहस का मुद्दा बना है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या मुद्दे, उन सब पर बात करेंगे। शुरुआत मैं सेनापति वेणु जी आपसे करता हूं कांग्रेस की बात, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार तो लगभग स्वीप कर लिया था और कांग्रेस देश में जितनी सीटें लाई थी उनमें से 1/3 सीटें अकेले केरल ने दी थी। केरल आपका एक बड़ा ताकत था। लेकिन सवाल यह है कि इस बार यहां पर जो है राहुल गांधी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और वो आपके सहयोगियों ने खड़ी की, आपके साथियों ने खड़ी की है। बीजेपी तो शायद अभी भी बहुत कोशिश कर रही है, आपके सहयोगी यहां पर आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और आपकी पार्टी के अंदर से लोग जो है वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी यहां रहते ही नहीं और वो तो प्रवासी पक्षी की तरह हैं, वो अभी यहां से लड़ेंगे फिर जो है अमेठी भी पहुंच जाएंगे। तो कैसे उन पर ट्रस्ट करें? देखिए अशोक जी, यहाँ कुल सीटें 20 और पिछले बार हम उन्हीं सीटें जीता। बिल्कुल। एक हमारे से छोड़ गया, निकल गया गलती से क्योंकि क्या बोलते हैं 10 हजारों से वोट से नीचे। हाँ। और इस बार हमारा लक्ष्य है पूरा 20 सीटें जीतना, ये हमारा लक्ष्य है। मतलब आप सीपीएम सीपी लेफ्ट विंग को पूरा साफ कर देंगे, देखो, लोकसभा में पहुंचने नहीं देंगे यहाँ। देखो आपने बोला देश में सीपीएम और सीपीआई
इंडिया मुन्नी में है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं यहाँ सीपीएम हमारा पक्ष में नहीं, सीपीआई भी हमारा पक्ष में नहीं, ये हमारा विरुद्ध है। अब यहाँ हमारा क्या बोलते हैं, लड़ाई दो दुश्मनों से, और हमारा बाएं तरफ बीजेपी है और दाहिने तरफ ये विपक्षी दल, इन दोनों के साथ हमारा लड़ाई है। और किस कारण से इंडिया मुन्नी में ये मार्क्सवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये सवाल देखो। पिछले 25-60 साल से जब केरला का रूपीकरण हुआ 1956 में, उस समय से हमारा लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, चाहे सीपीआई हो सीपीएम हो, वो दुश्मनी अभी भी चल रही। आपने प्रधानमंत्री का जो पिछले दिन का बातें बोला था, देखो यहाँ ये मार्क्सवादी पार्टियों का एक काम है राहुल गांधी को गाली देना, राहुल गांधी को बदनाम करना, और इनका लक्ष्य है, ये दोनों का एक लक्ष्य है, एक तो कांग्रेस मुक्त भारत, ये चाहते हैं अगर कांग्रेस हार गया तो उस सीट में हम जीत सकते हैं। दोनों का लक्ष्य ये है, मार्ग अलग है लेकिन दोनों का लक्ष्य ये है, इसलिए हम इन दोनों के खिलाफ हम लड़ रहे, और हमारा लक्ष्य है पूरा 20 सीटें इस बार हम जीतना है। और राहुल गांधी, आपने बोला पिछले बार करीब 4,30,000 वोटों से जीता, मैं आपका सामने बोलना चाहता हूं इस बार हमारा बहुमत 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, जरूर 5 साल से तो ज्यादा। राहुल जी के बारे में खबर जो आ रही है वो ये है कि यहाँ चुनाव हो जाएगा, पोलिंग हो जाएगी, तो वो अमेठी से या कोई और सुरक्षित सीट भी देखेंगे यहाँ के अलावा, और अगर सुरक्षित सीट से भी जीत गए तो वायनाड कब छोड़ देंगे ये नहीं पता। देखिए राजनीति में कुछ भी हम क्या बोलते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इंदिरा जी ने चिकमंगलुरु में चुनाव लड़ा 77 में, रायबरेली में हार गया और चिकमंगलुरु से जीत गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया। और मेदक में इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ा और सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ा। ये तो राजनीति है, राजनीति में कहां से कौन जीत सकते, ये तो इट इज पॉलिटिक्स है। कृष्णा मेनन वो दिल्ली से आकर यहाँ त्रिवेंद्रम में चुनाव लड़ा। सर पॉलिटिक्स तो होती है, इसमें मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन सवाल है कि एक नेता की अपनी जनता से जहां पर चुनाव लड़ता है लॉयल्टी भी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप लॉयल पॉलिटिक्स करें कि यहाँ से भी लड़ लें वहां से भी लड़ लें, जो जनता आपके साथ खड़ी रही आप उसको छोड़ के फिर कहीं चले जाएं। देखिए तो लॉयल्टी भी तो चीज होती है। देखिए मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, इंदिरा जी ने क्यों चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा? क्या इंदिरा जी को लॉयल्टी नहीं थे यूपी का जनता से? लॉयल्टी है, लेकिन लॉयल्टी से अलावा जीतने का क्या बोलते हैं कुछ स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी से वजह से। और हमारा लक्ष्य क्या है? ये एनडीए को सत्ता से हटाना, ये हमारा लक्ष्य। तो लक्ष्य भी वही है, लक्ष्य तो उनका भी वही है। उनका नहीं, देखो उनके लिए अगर आप तो यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं और दिल्ली में कहते हैं कि हम दुश्मन हैं। देखो आप जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं सर। देखिए अशोक जी, इनका लक्ष्य है अगर कांग्रेस हार गया तो कांग्रेस का जगह में एक सीट जीतना, यही है इनका लक्ष्य। अच्छा, ये चुनाव सिर्फ ये एक सीट के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, मतलब अगर कोई भी एक सीट में कांग्रेस हार गए तो कोई सीट में मिल जाएगी, यानी ये एक सीटों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको ऐसा। ओके गायत्री बाबू, सवाल ये है कि आप तो ये चाह रहे हैं ना, आप भी चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। दिल्ली में रामलीला मैदान में एक दूसरे का हाथ में वो देख रहा था, वो जो पूरा क्लिप था उसमें राहुल गांधी भी ऐसे हाथ उठाते हैं और उसके बाद जो है डी राजा भी ऐसे हाथ उठाते हैं, सीताराम येचुरी भी ऐसे हाथ उठाते हैं कि हम सब साथ हैं, और यहां पर आते हैं तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। तो ये कैसे चलेगा? आप उस अलायंस में, जिस अलायंस में है, उस अलायंस में उस सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को चुनाव हराना चाहते हैं, तो ऐसी दोस्ती कैसी, किस काम की दोस्ती है? Now, when it comes to this dosti part, the CPIM has clearly pointed out that it has never been a part or a complete part of the India bloc. CPIM has been supporting the India bloc to prevent the NDA or the BJP from forming a government at the center. We really want the BJP, or we really work for the BJP to, stop being the central government. But we have also pointed out clearly that every state of the country, all the 29 states, has its own characteristics. It performs differently. Like my friend said,
Kerala has a history of political rivalry between the Congress and the LDF, and the communist government was the first government that was democratically elected in Kerala. So likewise, this historical characteristic of Kerala has to be considered when it comes to elections. Each and every state's characteristic is being considered when it comes to election, and every state will be considered as each different block. So basically, you are not part of Indie block. We are not You even are not part of the committee, right? We Huh? are not even part of the committee. Okay, लेकिन चाय समोसे तो सब मिल के खाते हैं वो जो लगता है वहाँ पर। Because we don't hate Modi. I don't hate Modi personally. I hate his politics. So if he invites me for a tea, I can invite him for a tea. We can sit together and have tea. That is not a problem. Even the four of us, we are from different parties. We can sit together and have fruit tea. We had it early. So that is not a problem. No. The problem नहीं, is सवाल when it comes to the politics. सवाल Yeah. चाय पीने का सवाल एक साथ Yeah. चाय समोसे का Because नहीं you है। mentioned No, about no, tea. नहीं वो मैं कह रहा हूँ जब चाय समोसे खाए जाते हैं तो वहाँ पर बाकायदा एक इंडिया उसका बोर्ड पीछे लगा होता है और वहाँ पे बाकायदा ये कहा जाता है कि हम सब लोग साथ साथ हैं। Because India has a major, a major election. Because India is for the people, and it is against this particular party, this particular group, the NDA, forming a government at the center, because it has always been anti-people, and the country is moving backwards. गायत्री बाबू मुझे But when it comes to Kerala, it has a different characteristic. So we have to act according to the गायत्री characteristics बाबू of the यहाँ state. मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा आपका लक्ष्य भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका रास्ता गलत है तो फिर आप उस लक्ष्य तक पहुंचकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तो यही है, आपका लक्ष्य मोदी को हराना है, लेकिन आपका रास्ता एक दूसरे की जो है वो टांग फंसाना, एक दूसरे की टांग खींचना है। तो आपका लक्ष्य कितना अच्छा हो, लेकिन आप रास्ता तो गलत ही पकड़ Because रहे in हैं। Kerala, if we support Congress in Kerala, what is the promise that the Congress is giving? We are not sure if they'll go to BJP or not, because that is what the Congress has been showing in Kerala for the past days. The most prominent chief ministers of Kerala, the Congress party's chief ministers, people from their own household, their daughters, their son have been moving to BJP. So what message are they giving to the Kerala people? Are they going to defeat the BJP in Kerala? No. It's only the left. It's only the CPIM or the CPI. So that alliance should work here. Is what we understand. ये गायत्री जी ने गायत्री का व्यू बोला, ये व्यू येचुरी ने नहीं बोला। येचुरी बोला। मैं उसी बात पे आना वाला था। मैं सुनिए, मैं अभी पहले विनीता जी के पास जाऊं, फिर प्रशांत जी आपके पास आऊंगा एक स्पेसिफिक सवाल लेकर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं दिल्ली से आया तो मुझे लगा केरल में आऊंगा तो थोड़ा मेरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आकर और कंफ्यूज हो गया कि ये एयरलाइंस है क्या। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि एयरलाइंस है। गायत्री बोल रहे हैं हम गठबंधन में नहीं, लेकिन येचुरी बोल रहे हैं। That is not true, because Yechuri was here today and he was there giving a speech. What he said and what the CPIM has given out a statement as such. You have to read the statements with just watching, people having tea and having biscuit is not the point. People giving out their party statement is important. विनीता जी, ये जो है आप लोग जो है यहाँ पर इनकी लड़ाई है, ठीक है। अब वो एक कहानी है कि दो लोग के लड़ रहे होते हैं तो किसी और का फायदा हो जाता है। किनका मैं वो कहावत नहीं कहूंगा वो ठीक नहीं है, इसमें कोई भी उस तरह की बात नहीं है। लेकिन दिल्ली में आप लोग देश में नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार। यहाँ तो ये हो रहा है कि अब की बार खाता खुलेगा मेरे यार। तो यहाँ तो लोग ये पूछ रहे हैं खाता खुलेगा, तो इन दोनों की लड़ाई हो रही है। आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्या खाता खुलेगा आपका? नहीं, बिल्कुल जी।
जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में, तो कंफ्यूज्ड हूँ मैं भी, लीडर बीजेपी के लीडर होने से भी मैं कंफ्यूज हूँ। तो प्रजातंत्र कैसे, कितने जो आम जनता है वो कितने कंफ्यूज्ड होंगे जो इंडी ब्लॉक को लेकर है। तो वो वोट कर रहे हैं, इंडी ब्लॉक को वोट कर रहे हैं, सीपीआईएम को वोट कर रहे हैं या कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र की मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। तो वही मैं बताऊंगी, जिस तरह से वो लड़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्मृति ईरानी जी ने फेमसली कहा, मैंने पहले भी कहा, बहुत बार कह चुके, वो कोटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, हगिंग इन दिल्ली एंड बेगिंग इन स्टेट्स। तो वो जो ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ब्लॉक होगी, तो क्या डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और हमें ब्लेम करते हैं कि हम स्टेट्स का ख्याल नहीं रखते। हम तो बिल्कुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एजेंडा पर ही चल रहे थे, बिल्कुल ही साइंटिफिकली, बिल्कुल किताबों से लेकर जो रूल बुक के प्रकार ही हम लोग देश चला रहे थे अभी तक। जो मोदी जी ने जो भी स्टेट्स के लिए किया है, विदाउट प्राइड एंड प्रेजुडिस वो रूल कर रहे थे स्टेट्स को। लेकिन जो यहाँ जो बात चल रही है, जो ब्लॉक है, अलग अलग स्टेट ब्लॉक है, हम कहीं स्टेट्स में हम लड़ेंगे, कहीं में जुड़ेंगे, कहीं में हम पता नहीं क्या करेंगे, तो ये तो बहुत प्रजातंत्र की मजाक हो रही है। जो वोटर्स हैं उनको वो डिजर्न करनी चाहिए जब वोट करेंगे इंडी ब्लॉक को, जो भी अलायंस पार्टनर्स हो। तो अब अभी अगर इतनी लड़ाई कर रहे हैं तो बाद में जाके वो लड़ाई जो कर रहे हैं बनेगी। वो तो लड़ाई जो कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारा मकसद एक है कि यहाँ हम लड़ लेंगे, दिल्ली में मोदी को नहीं आने देना। हमारा पूरा मकसद ये है, यहाँ हम लड़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दिल्ली में मोदी को हराने लक्ष्य एक है। लेकिन भरोसा क्या है, कोalition बनने के बाद कैसे चलाएंगे नेशन? अगर वो लोग नहीं होगी तो इट्स अ नोन फैक्ट कि एनडीए इज कमिंग बैक टू पावर एट द सेंटर। जो भी जैसे आप बोल रहे हो केरल की सिचुएशन है, लेकिन सेंटर में जो है आने वाले हैं हम लोग एनडीए सरकार। तो लेकिन हाइपोथेटिकली अगर ये लोग आ गए तो कैसे चलाएंगे सरकार को? ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा करके देश की जो स्टेबिलिटी है, बहुत मुश्किल से हमने स्टेबिलिटी को लाए हैं, स्टेशन बहुत मुश्किल से प्रॉस्पेरिटी लाए, बहुत मुश्किल से बेसिक कम्युनिटीज लाए हैं, सबको तोड़ ताड़ के कंट्री को फिर से पीछे चलाओगे आप? 10 साल पीछे ले जाओगे आप? एक बात जो आपने कही विनीता जी, उसमें एक सेंस मैं जरूर देखता हूँ, वो ये कि अगर आप पिछले 10 साल का भारत के चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पब्लिक चाहती है एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जिसमें कम से कम झगड़े हों, क्योंकि झगड़े फसाद में कुर्सियां खींचते हुए, सरकारें गिरते हुए इस देश ने बहुत देखा। अब लोगों को लगता है कि कहीं भी वोट हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो या लोकसभा हो, लोग क्लियर कट मैंडेट चाहते हैं, एक मजबूत सरकार चाहते हैं। क्या अगर ऐसा हुआ तो प्रशांत जी, सवाल ये कि इस तरह से क्या ये जो मैसेजिंग हो रहा है, ये क्या जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है इसका? क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा वो एक गीत है ना, कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं जी, कुछ वैसा ही लगता है। एक्चुअली वो केरल में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है सच में, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोदी को हारना, मोदी को हटाना ये असंभव है। अच्छा, केरल में भी लोग, केरल में लोग वोट नहीं करते, लेकिन फिर भी सच ये है कि केरल के लोग ये जानते हैं। ये फिर भी इधर ये जो कांग्रेस और सीपीएम, वो दोनों फ्रंट को लीड करने वाला पार्टीज है, ये क्यों आपस में लड़ते हैं? इसका एक मुख्य कारण है, वो कारण है केरल का डेमोग्राफी, जनसंख्या अनुपात। मैंने इधर बहुत सारे माइनॉरिटी वोट्स है। माइनॉरिटी तो बीजेपी के एंटी बीजेपी है, पूरा एंटी बीजेपी नहीं है, लेकिन उसमें मेजोरिटी, माइनॉरिटी के मेजोरिटी बीजेपी के विरुद्ध वोट देने वाले हैं। तो कांग्रेस हमेशा काम कर रहा है वो सारे माइनॉरिटी वोट अपने जो बॉक्स में आने के लिए। सीपीएम भी, एलडीएफ भी वही काम कर रहा है। ओके, इसलिए आपस में यानी ये है कि इस केक में ज्यादा बड़ा हिस्सा किसका, केक किसका होगा? जो माइनॉरिटी वोट का केक है वो जो है कांग्रेस के पास जाएगा या लेफ्ट के यूडीएफ, उसका दरअसल लड़ाई है ये सेंटर की लड़ाई नहीं है एक तरह। एक्चुअली ये सचमुच में, क्योंकि सेंटर में इनको भी लग रहा है कि शायद बहुत कुछ होने वाला नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ, आप गलत भी हो सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं, आप लोगों की बहुत उम्मीदें भी हो सकती है और उसमें लोकतंत्र में उम्मीदें होनी भी चाहिए, ताकत से लड़ना चाहिए। एक पत्रकार होने के कारण मैं ये बात में कहना चाहता हूं कि ये सचमुच में इन दोनों, ये जो एलडीएफ एंड यूडीएफ, इन दोनों को ये जानकारी है, ये बात पक्का है कि सेंटर में मोदी। मैं डिबेट में आऊंगा दूसरे मुद्दों पे, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर अगर यहाँ से आप लोग कुछ अपनी ओर से बोलना चाहें, ये जो चल रहा है यहाँ पर, जो एलडीएफ यूडीएफ का झगड़ा चल रहा है, दिल्ली में जो है संघ है और यहाँ पर जंग है, आप में से कोई इस विषय पर कुछ बात रखना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है? जी, इनको माइक दीजिए।
मैं सेनापति जी से पूछना चाहता हूँ। आपका नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम जय कुमार, अध्यापक हूँ। सेनापति जी, ये बताइए, इतना चर्चा इस विषय पर हो रहे थे, वायनाड में आप राहुल जी को जिताना चाहते हैं या आनी राजा को? आनी राजा बताती है आप मुझे जिताओ, मैं दिल्ली जाकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। अच्छा, ये भी है। मैं दिल्ली जाकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। कैसे हो सकते हैं? आप केरल के लोगों को फूल बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं आप इनसे पूछिए, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट सेनापति जी, एक मिनट आप जवाब दें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एज ए केरल के वोटर, मतदाता के, आपके मन में क्या ख्याल आता है जब आप ये सब देखते हैं? जहां सत्ता मिले, सत्ता में जहां जहां तक पहुंच सकते हैं वहां दोनों झगड़ा करेंगे और दिल्ली जाकर एक साथ बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे सत्ता के लिए झगड़ा करेंगे, यहाँ सत्ता के लिए झगड़ा कर रहे हैं दोनों मिलकर। और सेनापति जी ये भी बताइए, यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो आप सीपीएम को, एलडीएफ को आपके साथ लेंगे या नहीं वहां? ओके सेनापति जी, दो इसके साथ। एक मिनट, मैं पहले एक सवाल देखिए, आपने दो सवाल पूछा। एक, राहुल गांधी क्यों वायनाड में चुनाव लड़ रहे? वो वायनाड का सिटिंग एमपी है, वायनाड का सिटिंग एमपी है। एक्चुअली ये लोग, इनका उम्मीदवार को हटाना था। अगर ये लोग इंडिया ब्लॉक में है तो ये लोग इनका उम्मीदवार को, आनी राजा को वहां से हटाना था और राहुल गांधी को जीतने का इनका रास्ता आसान बनना था। लेकिन सुनिए, इधर एक स्टेबल गवर्नमेंट के बात बोला अशोक जी ने। 2004 से 2014 तक हमें पूर्ण बहुमति नहीं था। उस समय भी चुनाव में मार्क्सवादी पार्टी अलग चुनाव में लड़ा, हम भी चुनाव में अलग लड़ा। देयर वाज नो कोलिशन। ये क्या बोलते हैं, चुनाव का पहले का कोलिशन है, गठबंधन है, चुनाव का बाद में गठबंधन है। देखो, इनका पार्टी और हमारा पार्टी अलग अलग पार्टी है। सेनापति जी, आप फंस जाएंगे। देखो, आप फंस जाएंगे। अलग इन्होंने आपकी कुर्सी कैसे खींची थी और फिर उसके बाद संसद में कैसे कैश पैसा लहराया गया था। आपकी स्थिरता जो है कैश फॉर वोट में टिकी थी, क्योंकि इन्होंने तो आपकी कुर्सी खींच ली थी जब आपने न्यूक्लियर अलायंस किया। यही तो लोगों को लगता है, आप न्यूक्लियर अलायंस करना चाहते थे अमेरिका से, वो नहीं चाहते, उन्होंने आपकी कुर्सी खींच ली, आपने कुछ सांसदों को पैसा दिया, सरकार वो तो गलत बात है। देखो, पैसा के बाद वो गलत बात है, उसमें क्या बोलते हैं, सबूत नहीं है, बोल नहीं सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये तो मार्क्सवादी पार्टी है, इनका मुद्दा अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। लेकिन हम दोनों का लक्ष्य ये है, एनडीए को सत्ता से हटाना। पर आपका एक लक्ष्य और भी तो है, पिनराई विजयन को जेल भेजना, वो भी लक्ष्य है आपका। वो तो खुद जाएगा, खुद जाएगा, क्योंकि घोटाला क्या बोलते हैं, 500 करोड़ रुपया जो कि आम आदमी का, और उनका सारे जीवन में वो काम करता, 500 करोड़ का घोटाला हुआ। हाँ, एक बैंक में, कैरवेनोर बैंक में हुआ। ये क्या बोलते हैं, अपना दिल्ली का प्रधानमंत्री उन्होंने भी बोला था केजरीवाल जेल में है, लेकिन केजरीवाल ने रिश्वत लिया 100 करोड़ रुपया। ये 500 करोड़ का है, कितना गुना बड़ा है। अच्छा, मुझे बताइए, केजरीवाल को जेल भेजकर सही किया क्योंकि आप पिनराई विजयन को जेल भेजना चाहते हैं? नहीं, देखो, कानून का तौर पर जाना, कानून अपना काम कर रहा है ना, मानते हैं कानून। तो दिल्ली में कानून, तो फिर तो यहाँ पे अब सवाल सेनापति जी, फिर अभी वो छोड़ दीजिए कि लेफ्ट और उनका झगड़ा। अब मैं कह रहा हूँ, झगड़ा तो ये है कि केरल कांग्रेस क्या, दिल्ली कांग्रेस। दिल्ली में आप कहते हैं कि शराब केजरीवाल को गलत फंसा रखा है, यहाँ पिनराई विजयन को भी जेल भेजना चाहते हैं। नहीं, देखिए, देश का प्रधानमंत्री त्रिशूर में आकर इधर का जनता को बोल रहे, जिस ऑफिस में जो बाहर से सोना लाते अवैध रूप से, इलीगल रूप से, वो ऑफिस को मुझे मालूम है। और कल एक मलयालम चैनल को, क्या बोलते हैं, एशियानेट को इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री जी ने खुद बोल रहे, मुझे मालूम है केरल में और एक क्या बोलते हैं, सहरन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ। और वो पैसा प्रधानमंत्री जी ने एक आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट नो ये देखिए, एक और एग्जैक्टली मैं वही सर, एक मिनट मेरा, फिर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वो खुद कंफ्यूज हो गई कि आप बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से। अब मेरा सवाल सब अब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी बोला था कि हेमंत सोरेन ने घोटाला किया, इसलिए वो जेल में है। प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। तो यहाँ प्रधानमंत्री को मानते हैं, पिनराई विजयन को लेकर जो कह रहे हैं वो सही है,
लेकिन वो रांची में जाके कहते हैं हेमंत सोरेन ने गड़बड़ किया तो वो गलत हो जाते हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो पहले आप तय कर लीजिए कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो सही है कि गलत है। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री केवल बात कर रहे, काम नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, तो आप काम करवाना चाहते हैं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। विनीता जी देखिए, ये लोग काम करवाना चाहते हैं आपसे, आपकी जांच एजेंसियां दिल्ली में ये लोग कितना भी बोले, लेकिन आज ये केरल में चाहते हैं आपकी जांच एजेंसी केवल एक्टिवली काम करें, सिर्फ बात मत करें। पिनराई विजयन को जेल भेजें, उन्होंने 500 करोड़ का घोटाला किया, कांग्रेस कह रही है, फिर भी आप लोग ढीले पड़े। देखिए, ये जो काम है, जो चोरों को पकड़ने के काम है, जो बिल्कुल बेसिक टर्म से बोलेंगे तो ईडी का काम है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल एजेंसी है, वो अपना काम करेगी। दे विल फाइंड द एविडेंस। जब एविडेंस मैच्योर हो जाएगी और जब वो एकदम पिन पॉइंट पे आ जाएगी तो ईडी विल डेफिनेटली अरेस्ट दोज if it is अरेस्ट वारंट है या it's come to that point, तो डेफिनेटली वही अंजाम होगी जिन्होंने भी क्राइम किया है। तो लेट ईडी टेक इट्स टाइम। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा ढिलाई दे रहे हैं कि पिनराई विजयन को, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं बिल्कुल, ये सब जो है फॉल्स नैरेटिव्स है, जो सब लोग नचा रहे हैं कि बीजेपी इनके साथ है, बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की ए टीम है, सीपीआई बीजेपी की सी टीम है। तो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। लेकिन वी आर एक्चुअली जो एनडीए की जो एजेंडा है, विकास की एजेंडा है, हम मुद्दे पे काम करते हैं, इश्यूज पे काम करते हैं, लोगों की जो इश्यूज है, उनकी जो पीड़ा है, उनको राहत दिलाने का काम है प्रधानमंत्री की जी का। इट्स नॉट क्लीशेड वर्ड्स, लेकिन बिल्कुल सही फ्रॉम माय हार्ट आई एम सेइंग कि जो प्रधानमंत्री का जो काम था 10 साल से गरीबों को जो फैसिलिटीज पहुंचाना, विकास के मुद्दे पर काम करना, और ये सब जो सेंसेशनलिज्म है, और ईडी का काम जो है वो भी इट्स मुद्दा करप्शन फ्री इंडिया। दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग इंडिया टुवर्ड्स। केरल भी करप्शन फ्री होगा डेफिनेटली। केरला इज पार्ट ऑफ इंडिया। फॉर अस केरला स्टिल पार्ट ऑफ इंडिया। केरला अभी भी इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है। उनके सांसद तो नया दक्षिण का एक नया वो बनाने की बातें करते हैं। पर गायत्री बाबू, आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर जो है हैंड इन ग्लोव्स हैं, ए टीम बी टीम, क्या लगता है आपको? One of the Congress spokesperson is very much in appreciation of the ED when it comes against Pinarayi Vijayan, but when it goes against the Congress people who finally end up being BJP, then they are saying that ED has a problem. But when ED comes against the Pinarayi Vijayan, then yeah, ED is good. What Prime Minister said is right. Prime Minister is good. So I don't understand that kind of talk. But ED ka kaam she was mentioning, I know what ED ka kaam is, because ED will go to one person and scare the shit out of them, and then finally they'll come to BJP, or if it's a company, then they'll give 6,500 crore electoral bond, you take it. 1,500 crore electoral bond, you take. The Congress has taken 1,500 crore. The BJP has taken 6,500 crore rupees as electoral bonds. And CPIM, not according to Yechuri, but according to the Supreme Court judge, that CPIM is the only party which has not taken any money, not a single rupee as electoral bond from anywhere. And then CPIM challenged this, and this was knocked down by the Supreme Court. So that is one major problem. CPIM has not accepted electoral bonds, and that is what the Supreme Court said, not my part. इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है जो सीपीआईएम ने लिया। सीपीआईएम ने जो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर से लिया है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा जो फंड्स मिले हैं सीपीआईएम को, उन सबको पता है जो स्टोरी है। तो वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। 6,500 करोड़ ट्रांसपेरेंट जो डिक्लेयर हुआ है। तो आपको ये भी लगता है कि इन्होंने जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कांग्रेस ने भी घोटाला किया है, क्योंकि पिनराई विजयन ने सीधा रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया। रॉबर्ट वाड्रा कौन है बताने की जरूरत नहीं, गांधी परिवार के जो दामाद हैं,
राहुल गांधी के जीजा हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। आपने ये कहा है पिनराई विजयन ने कि रॉबर्ट वाड्रा का 150 करोड़ का घोटाला था और वो जो है पैसा ले देकर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया रॉबर्ट वाड्रा ने, और वाड्रा से केस हटा लिया गया। So it is not only electoral bond. That I was mentioning that earlier as well. The people, even in Wayanad, we were talking about Wayanad. The parties, the Congress most prominent worker or the office bearer of Wayanad has moved to BJP. So what is it that the Congress is pointing out? What is Rahul Gandhi's stake in this regard? Rahul Gandhi is not worried about his own party, but he is worried that the ED is not going to the Pinarayi Vijayan. See, the Pinarayi Vijayan or the CM of the state has given out his clear response to that statement. He said, "So we are not scared of jails because your grandmother was here and she has tried to send us. She has sent us to jail. We were in jail for 1.5 years. It is your people who are scared of jails, and that is why when the ED knocks on door, they cry and run to BJP." चलिए, अच्छा, आपको ये तो याद है कि असली आपातकाल कैसा होता था, क्योंकि आज तो आप ये कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है, लेकिन अच्छी बात है आपको ये भी मालूम था असली आपातकाल देश में कैसा होता था जब आपके नेताओं को जेल में डाला गया था। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा वाली क्या कहानी है? तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं जी, रॉबर्ट वाड्रा 150 करोड़ का इधर उधर हो गया। देखो, ये सब कहानी है और गायत्री बोल रहे हैं इलेक्ट्रल बोर्ड में गायत्री का पार्टी पैसा नहीं लिया, बाकी पार्टी सब पैसा देखो, देखिए, हमने पैसा लिया जो कंपनी से, हम अभी केंद्र में सत्ता में नहीं, सेंटर में नहीं, यहाँ भी सत्ता में नहीं, हमें पैसा देने से कंपनियों का क्या मिलना है? ये संभावना है। डोनेशन राज्यों में तो आपकी सरकार है, डोनेशन है ये डोनेशन है। अच्छा, आपको डोनेशन है, इनको घोटाला है। अगर एक आदमी बोल रहे कांग्रेस पार्टी इस देश में होना चाहिए, हम इस पार्टी को संभावना दे रहे, बस वही है। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां भी सत्ता में नहीं, यहाँ भी सत्ता में नहीं, और आसपास इलाका में कहीं नहीं है। फिर हमें पैसा देने से क्या फायदा है? लेकिन सवाल है, ये ईडी बोल रहे इनका पार्टी को 5-6 अकाउंट है, वो अकाउंट सीक्रेट अकाउंट है। ये कहां से आया इनको सीक्रेट अकाउंट? और मुख्यमंत्री का क्या बोलते हैं बेटी, वो खुद लिया 1 करोड़ 62 लाख रुपया। देखो, ये हम नहीं बोल रहे, इनकम टैक्स ने बोल रही, इनकम टैक्स सेटलमेंट बोर्ड ने बोला है मुख्यमंत्री का बेटी 1 करोड़ 62 लाख रुपया ये सीएमआरएल कंपनी से लिया है। नहीं, किस कारण से इनको तो पैसा वहां से मिल रहा है। मैं सही बताऊं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ डिबेट करने में, क्योंकि यहाँ जो है मतलब ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही है। ये कहानी नहीं, दिल्ली की अलग कहानी है, ये कहानी नहीं, ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है। लेकिन सर, एक गंभीर बात है प्रशांत, ये सच्चाई है, एक गंभीर बात है कि देखिए, अभी SFIO का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये तो सब चुनाव चल रहा है। चुनाव में इस तरह के बयान दे देना, मतलब आप सीधा मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात, मुख्यमंत्री की बेटी के ऊपर जो है चोरी का आरोप, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर चोरी का आरोप, चुनाव कल को खत्म हो जाएगा। क्या ऐसे बयान एक दूसरे के खिलाफ दे करके क्या ये नेता इतने सहज हो जाते हैं कि उसके बाद फिर दोबारा चाय समोसा के लिए साथ बैठ जाएंगे? अशोक जी, ये जो केस अभी हुआ है, वो जो चाहे वो आम आदमी या कांग्रेस और CPM यानी पार्टी, ये तो कल या परसों नहीं हुआ है। ये पिछले कुछ महीने से, कुछ सालों से ये जो इन्वेस्टिगेशन सब हो रहा है, ये समन्स देता है, वो नहीं आता है, ये क्वेश्चन के लिए समन्स देता है, लेकिन ये जो आरोपित लोग नहीं जाते, वो जो एजेंसी के पास नहीं जा रहा है। और अभी जो चुनाव आ गया तो इसको मीडिया अटेंशन अधिक मिलता है, बात यह है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो जून 4 तक इसमें ऐसा कोई डेवलपमेंट होने का चांसेस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बस ऐसे ही चलेगा तो अखबार में और चैनल्स में ये न्यूज आएगी। लेकिन इसके लिए कम से कम एक बात के लिए मैं आप दोनों को इसका आपको बधाई दे सकता हूं, क्योंकि रांची के अंदर जो इंडिया अलायंस की जो है सभा हुई, उसमें मारपीट हो गई, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, खून निकल गया वहां पर। आरजेडी कांग्रेस, कम से कम यहाँ पर आप लोग आरोपी लगा रहे हैं, कम से कम मारपिटाई नहीं हो रही, इसके लिए आप लोग जो है शुभकामनाएं आपको की। लेकिन नहीं, उसमें एक और बात है, आरजेडी के अंदर
वो लड़ाई हुआ है। नहीं, मेरा बात सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि वहां पर तो सरेआम हो गई ना मारपिटाई। यहाँ तो चलो आरोपी लगा रहे, इसलिए इनको कम से कम इस बात के लिए कि भाई यहाँ पर जो है हिंसक नहीं हुआ। देखो अशोक जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखो आप बोल रहे जो क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां है उसका आपस में लड़ रहे। ओडिशा में एनडीए क्या बोलते हैं गठबंधन में क्या हो रहे? क्यों बीजू पटनायक क्या बोलते हैं? पार्टी नहीं है सर, वो पार्ट कहाँ हुए? वो तो उनके बातचीत चल रही थी, वो बातचीत नहीं हुई। लेकिन बीजू पटनायक साफ तौर पे कहते हैं कि हम एनडीए का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इशू बेस्ड कहते हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा। और ऐसे तो जगनमोहन रेड्डी भी इशू बेस्ड सपोर्ट देते हैं, कई पार्टियां देती हैं। देखिए वो एनडीए गठबंधन का भाग थे पहले। वो ठीक है, वाजपेयी जी के समय में एनडीए गठबंधन का भाग थे। अब इस समय भी इस समय भी अभी पिछले 10 साल और उनका बीच में लेकिन वहां पे बीजेपी वाले ये नहीं कहते कि नवीन पटनायक को जेल भेजो, और नवीन पटनायक ये नहीं कहते कि पीएम मोदी जो है ईडी का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है नवीन पटनायक का पार्टी और बीजेपी का आपस में वहां चुनाव में लड़ाई चल रही, वो लड़ रहे आपस में। ठीक है, वही सेम इधर केरला में हो रहे। ठीक है। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच, और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक सवाल यहाँ पर इसका जी ठीक है, मैं आता हूँ, इस सवाल ले लेता हूँ जी। हेलो, मेरा नाम राजेश नायर है। मेरा सवाल बीजेपी से है। आप लोग ने त्रिपुरा में वामपंथी दलों को हटा के सत्ता में आया और पश्चिम बंगाल में सीपीएम को निकाल के विपक्ष में आया। केरल में कितने कब आएंगे, विपक्ष में या सत्ता में? आप इंतजार कर रहे हैं क्या बीजेपी आने का? बहुत केरल में कब आएंगे? देखिए, हालांकि उसके पहले प्रशांत जी और बाकी लोगों ने एक बात कह दी थी
कि यहाँ पे माइनॉरिटी वोट एक बड़ा फैक्टर है। या फिर भी डेफिनेटली जो नैरेटिव है बीजेपी की, वो प्रो हिंदू पार्टी है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, बिल्कुल ही फॉल्स नैरेटिव है, स्टिच्ड अप बाय द ऑपोजिशन। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स मोदी जी ने लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने लाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, और जो माइनॉरिटी वेलफेयर बोर्ड के जो प्रोग्राम्स है, हज पिलग्रिमेज के लिए कितना कुछ किया है। तो जो माइनॉरिटीज है वो जानते हैं जो भी किए हैं, लेकिन जो फॉल्स नैरेटिव है कि प्रो हिंदू पार्टी है, फैसिस्ट पार्टी है, सो यही नारा लगाते रहते हैं, बिकॉज और कोई आरोप तो नहीं लगा सकते वो एनडीए सरकार के खिलाफ। आंकड़े जो बोलती है, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस दिखती है, कंट्री कहीं से कहीं जा रही है, G20 की लीडरशिप हम कर रहे हैं और हमारे ग्लोबल स्टेज में एक पोजीशन आ रही है। तो और क्या बोलेंगे वो लोग, कुछ ना कुछ बोलना ही है तो ये नारा लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है कि एंटी माइनॉरिटी है हम लोग। तो अगर तो दिस टाइम अराउंड जो हमने जो कैंडिडेट सिलेक्शन भी किए हैं, काफी सोच समझ के किए हैं, काफी इंक्लूजरी है हमारे जो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन है, विमेन भी है, इतने सारे विमेन जो है, आई डोंट थिंक कांग्रेस और लेफ्ट ने भी इतने सारे महिलाओं को खड़े किए हैं। तो जीतेंगे या हारेंगे? हाँ, जीतेंगे डेफिनेटली। तो हमारी आशा है डेफिनेटली वी विल विन। प्रशांत जी से पूछ रहे थे, बीजेपी 10 का टारगेट लेके चल रही है और तिरुवनंतपुरम तो पिछले 2 चुनाव से बीजेपी 30+ वोट लेती रही, 6-7 सीटों पर 15% तक बीजेपी पहुंच गई। तो अभी जो है बार बार ये बात आती है कि त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम, ये 2 सीट ऐसे हैं जहां बीजेपी फाइट भी दे सकती है, जीत भी सकती है। आपका अनुमान क्या है? वो त्रिवेंद्रम और त्रिशूर दोनों जगह, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने का बहुत बड़ा चांसेस है। त्रिवेंद्रम में लड़ाई हो रहा है एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस में। इधर थोड़ा एलडीएफ थोड़ा बैकवर्ड है, थोड़ा पीछे। और त्रिशूर में लड़ाई मेरी दृष्टि में, एज ए जर्नलिस्ट, मेरी दृष्टि में त्रिशूर में लड़ाई हो रहा है बीजेपी और एलडीएफ उधर। लेकिन बीजेपी यहाँ पर लगातार ग्राउंड पे काम करती है, और खासकर अगर आरएसएस की बात करें, आरएसएस के लोग बहुत समय से यहाँ, आरएसएस की बहुत स्ट्रांग बैकिंग है। इसके बावजूद क्या रीजन यहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स ही हैं जिसके कारण जो है बीजेपी यहाँ इनवोट नहीं बना पा रही? इधर ये जो माइनॉरिटी वोट्स कंसोलिडेटेड एंड गोज टू माने यूडीएफ की तरफ जा रहा है। और ये जो एलडीएफ है ना, उसका वोट शेयर थोड़ा थोड़ा नीचे चल रहा है। पिछले 2014 से 2014-2019 एलडीएफ इज गोइंग बैकवर्ड। अच्छा गायत्री बाबू, आपसे एक बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं मैं। क्या मुस्लिम लीग कम्युनल है या सेकुलर है? एसडीपीआई कम्युनल है या सेकुलर है? SDPI is definitely communal. And Muslim League, I don't know, because they were part of the Congress, and now the Congress itself is not ready to raise their green flag, and because they are scared if they raise the green flag, then they'll lose votes. So I don't know what the Muslim League is as such, because they आपकी पार्टी को क्या लगता है? ये तो कंफ्यूज हैं, चलिए, लेकिन आपकी पार्टी को क्या लगता है? I don't think Muslim League is communal when it is compared to SDPI. आपकी जो स्टूडेंट विंग है, उसके नेता खड़े होकर ये कहते हैं कि इंडिया की चिकन नेक काट देंगे। टेररिस्ट वो होता है जो देश को टुकड़े करने की बात होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। क्या अगर कोई नेता ये कहे कि इंडिया की चिकन नेक काट देंगे, तो क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है? मैं सवाल पूछता हूँ, छोड़ दीजिए मेरा। I don't know who said this, and I don't know. I am just talking Sharjeel about Imam, an organization. Sharjeel Imam, SFI never said this. Sharjeel Imam, you are talking about leader. No, I am talking about an organization. And if you have a problem, then I think your politics is being kindly revealed. I'm sorry for you. वो सुनिए, वो आप मेरे पर आरोप लगा सकती हैं। आजकल एंकर्स के ऊपर आरोप लगाने का चलन भी है। जब फंस जाओ तो एंकर के ऊपर आरोप लगा दो। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए गायत्री बाबू, in India, गायत्री बाबू मेरी बात सुनिए। 30 media persons गायत्री बाबू मेरी बात सुनिए। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। इसी दिल्ली से जहां मैं आता हूँ, वहां की जो स्टूडेंट विंग है, और वो किस पार्टी से है मुझे बताने की जरूरत, किससे एफिलेटेड है, उस स्टूडेंट विंग ने भारत की संसद पर हमला करने वाले आतंकी की बरसी मनाई थी। Can I ask you one more question? हाँ, बोलिए। In the same Delhi, there is a campus called JNU,
and there was a massacre on the students of JNU. Many outsiders came. Okay. And what do you call that? Okay. नहीं, What do नहीं, you नहीं, call that? नहीं। अब एक So मिनट। if you quote incidents, I have things to say. अब मैं But आपको if you okay, talk ठीक है। about नहीं, if you talk स्टूडेंट्स about ने the history, सुनिए एक मिनट and एक if you मिनट talk about the mouthpiece of an organization, अब the मैं ideology of अब an मैं आपको organization, बता I'm देता हूँ talking अब about मैं that. आपको बताता And हूँ you एक asked me चीज about the ideology एक of मिनट CPIM, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। आपने कहा कि स्टूडेंट्स के बीच वहां पर JNU में उस तरह की हत्याएं नहीं हुई जिस तरह की केरल में हुई हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से क्या बात कर रही हैं? क्या वहां केरल हाईकोर्ट ने आपके कितने लोगों को जो है इसमें सजा दी है? मुझे बताने की जरूरत है। So you're supporting what's नो happening. आई एम नॉट सपोर्टिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मैं ये नहीं वो ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा होता है और वो गलत है, किसी ने भी किया वो गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा होना और स्टूडेंट्स एक आतंकवादी के शान में उसको याद करते हुए बरसी मनाएं और ये नारा लगाएं हर घर से अफजल निकलेगा। तुम कितने अफजल मारोगे और भारत की सुप्रीम कोर्ट को ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट अफजल की हत्यारी है। मुझे लगता है आतंकवादी विचारधारा वो होती है। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। अट्ठाईस राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, ये जो चुनाव है केरल का, ये किन मुद्दों पर कांग्रेस मेनली लड़ रही है? मुझे ये बताइए, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिसको लेकर आप जनता से वोट मांग रहे हैं? देखो, हम तो जनता को बोल रहे, संविधान को, टू रेस्क्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा सबसे पहले इस चुनाव में। तो वो भी कह रही है, तो आप साथ मिलकर लड़िए ना। वो कहने से क्या फायदा है? वो तो कितना सीटों में लड़ रहे हिंदुस्तान में। देखो, एक एक पार्टी अपना शक्ति वो कितना है वो पहले वो समझना है। और देखो, इस बार मोदी जी ने बोल रहे मोदी की गारंटी, हर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आते हो बोलते हैं मोदी का गारंटी, मोदी का बार। ठीक है। मोदी 10 साल पहले यहाँ पुतरीकंडा मैदान में आ गया चुनाव प्रचार के लिए, और मोदी ने बोला, मोदी का भाषण में आपको मालूम है, मोदी बोला, बहनों अब मतदान क्षेत्र जाने से पहले अपना रजोई का अंदर जाना और गैस सिलेंडर को नमस्कार करना, उसके बाद जाकर वोट डालना। ठीक है। उस समय एक गैस सिलेंडर का, जो डोमेस्टिक यूज का गैस सिलेंडर का दाम है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 400, आज हो गया 1200। और कहा गया मोदी का गारंटी,
कहाँ गया मोदी का गारंटी? हम जनता को ये पूछना चाहते, मोदी बोला किसानों का आय था इनकम हम 3 गुना बढ़ाएगा, आपको 50 रुपए का माल आपको 150 रुपए में भेजने का मौका। कहाँ गया? मोदी बोला यहाँ का नौजवानों को हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। अभी 10 साल हो गया, कितना नौजवान बेरोजगारों को नौकरी दिया। हम ये मुद्दा जनता का सामने अभी हम बोल रहे, मोदी का ये गारंटी है, वो गारंटी 10 साल में कोई गारंटी का पूर्ति नहीं कर पाया, वादा पूरा नहीं किया, बस। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मोदी ने गारंटी नहीं, वो आपका मुद्दा है। 30 सेकंड में गायत्री जी, आपके लिए मेन इशू केरला में क्या? 30 सेकंड में। The main issue in Kerala is addressing secularism across India. Kerala has never been, a state which is looking inward and, protecting the rights and the life of the people of Kerala alone. Kerala has always had its position in pan-India problems, pan-India issues. So the main issue in Kerala is protecting secularism, pluralism, and the diversity of the country. And India being a diverse nation, the Kerala people will think rightly and will, remove the BJP from forming a government in the center. And BJP is not going to win in any single state. Our vision for Kerala is to make it an economically advanced state, जहां पर लोगों को jobs मिले, अपने ही state में migrate करना ना पड़े, out migration ना करना पड़े, और जहां पर हमारी जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है, कॉयर, रबर, कैशू और जो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स है, जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है बाय द रूलिंग लेफ्ट गवर्नमेंट, उन सबको उठाना, स्टार्टअप इकोनॉमी को उठाना और लोगों को एंटरप्राइज की जो ओनर्स बनाना केरला को, वी विल मेक इट अ राइजिंग स्टार ऑफ द कंट्री. वी डोंट हैव एनी डिवाइसिव एजेंडा. वी वुड बी रियली इंक्लूसिव एंड प्लूरलिस्टिक इन एजेंडा विच वी हैव ऑलवेज बीन. जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि हम प्लूरलिस्ट हैं, हम माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे और हम अपनी डेफिनेटली इंक्लूसिव एजेंडा को ही रोल आउट करेंगे. ओके, प्रशांत जी, आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दे केरल के लोग यहाँ पे किस इश्यूज पे वोट करेंगे? उनको तो केरल के अंदर में जो इश्यूज है और पूरा देश में जो इश्यूज है उसमें डिफरेंस है. लेकिन केरल के लोग अभी जो चुनाव के लिए अभी चुनाव आ गया है, वो मतदान देने के लिए जा रहा है. मुझे लगता है कि केरल में एक एंटी इनकम्बरेंसी अगेंस्ट, माने वो जो हमारे प्रांत के सरकार है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बरेंसी है. क्योंकि ये जो ये सोशल वेलफेयर पेंशन, वो तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है. तो अगर एंटी इनकम्बरेंसी, उसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार भी 19 सीटें जीती. मुझे ऐसा लगता है पिछले तरह मैंने 2019 की तरह उसका फायदा अधिक से अधिक कांग्रेस को होगा. चलिए, मुद्दे तो अपने अपने होते हैं, हर राज्य के हर स्टेट के मुद्दे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात यहाँ पे कहूंगा, मुद्दे जो भी हो पर वोट जाके जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टेट में जो है हमने देखा कि लोग वोट करने नहीं निकलते, बाद में लोग सरकार से शिकायतें करते हैं, क्योंकि कई राज्यों में जो है फर्स्ट क्लास से भी लोग वोटर पास नहीं हुए हैं. तो उम्मीद करेंगे, केरल का वोटर वैसे जागरूक वोटर है, खूब जमकर वोट करता है. उम्मीद करेंगे इस बार आप लोग, केरल के तमाम लोग निकले, घर से निकले, खूब जमकर वोटिंग करें. जिसको हराना है जमकर हराए, जिसको जिताना है जमकर जिताए. यही जो है डेमोक्रेसी की ताकत है, और डेमोक्रेसी की ताकत बनी रहनी चाहिए. राजनीतिक पार्टी आएंगी जाएंगी, मुद्दे आएंगे जाएंगे, लेकिन जो डेमोक्रेसी है, देश है, वो जरूर मजबूत रहना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका यहाँ पर आया, और आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. एक बार जोरदार ताली मेरे सभी मेहमानों के लिए बजा दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी. देखिए 24 की चुनौती.